सी आऊंगी। अब एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इस बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। जहाजों की आवाजाही को लेकर भी बातचीत हुई है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान को ये कदम तो पहले ही उठा लेना चाहिए था, ताकि आज ये सिचुएशन हम नहीं देखते। मुझे लगता है तरन्नुम जी की शायद असेसमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। भारत सरकार को भी ऐसा अंदाज था कि अमेरिका बहुत तेजी से ईरान पे आक्रमण करेगा और पूरी की पूरी स्थिति बदल जाएगी और कुछ हो जाएगा। तो असेसमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी रिसेंट अपडेट ये भी मिला है कि इराक में जो अमेरिकन फाइटर प्लेन्स थे तो उनको काफी नुकसान पहुंचा है, दो फाइटर प्लेन्स को। तो वो भी है कि ऐसा नहीं है कि ईरान की उपस्थिति केवल ईरान तक ही है। वहां इराक में अगर देखें तो इराकी मिलिशिया भी है। हालांकि ये अभी पता नहीं है कि वो जो नुकसान पहुंचा है वो किन वजहों से पहुंचा है, पर इतना तय है कि अमेरिका यहाँ आने के बाद में कंफर्टेबल नहीं है। उसको हर रोज नए चैलेंजेस आ रहे हैं और उसके दोस्तों की संख्या लगभग खत्म होती जा रही है। पहले जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग उसकी सहायता करना चाह रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया, स्पेन ने भी अपने सैनिक हटा दिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिल्कुल हम पूरा का पूरा लगभग पूरा पैनल ही ये मानता है कि मोदी साहब के वहां जाने का जो समय था इसराइल को एकदम बिल्कुल ठीक नहीं था और हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की जरूरत है। और हमें एक दूसरे खेमे की तरफ भी दे रहे हैं जो हम अमेरिका से नुकसान उठा के कर पा रहे हैं। तो फिर हमें उनसे भी बात करनी चाहिए कि अगर आप लोग हैं और आपका प्रभाव वहां ईरान वगैरह पे है, खासकर रूस की मदद से यह काम किया जा सकता है कि ईरान पे एक तरीके का दबाव बना के अरविंद साहब, भारत के आपको जो लगता जितने है भी कि जहाज हैं रूस के रूस लिए। इसमें मदद कर पाएगा अरविंद जी? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि रूस के बहुत सारे इंटरेस्ट इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसमें रूस मदद कर सकता है, पर वो अंदर ही अंदर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है इसके बारे में है। पर हाँ, एक किरोड़ी साहब की एक बात का मैं संदर्भ देता हूँ कि हाँ, ये बात सच है कि मिनिस्ट्री के पास इंटेलिजेंसिया से लेकर तमाम जो सोर्सेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनके पास डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो डायलॉग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमसे बेहतर होती है। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो निर्णय या असेसमेंट है वो एकदम दुरुस्त हो, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ें हुई है, पहले भी हुई है। और इसका कारण कहीं ना कहीं वो जो मिनिस्ट्री का जो ढांचा है काम करने का, जिसमें खास हायरार्की है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। पर हाँ, वहां पे भी तमाम इंफॉर्मेशंस और तमाम चीजों के बाद में वहां पे गलती होती है और पहले भी हुई है। तो सोचना चाहिए मुझे लगता है भारत सरकार को, और बहुत तेजी से इस संकट के निवारण के लिए काम करना चाहिए। पेट्रोलियम की अभी दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए उन्हें जरूर धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने जो बाकी जो बड़ी ताकतें हैं उसकी तरह अपने जो ऑयल रिजर्व्स बनाए हैं। तो उसके लिए अभी सिचुएशन उतनी पैनिक नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में हो गई थी थोड़े दिनों पहले। तो ये बात है तरन्नुम जी। ठीक है करोड़ साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। पेट्रोल डीजल की कमी तो नहीं है, लेकिन एलपीजी को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में जरूर है। निश्चित रूप से तरन्नुम खतरे में है, लेकिन आपको ध्यान होगा, आपने कभी डिबेट भी किया होगा कि रशिया से व्लादिवोस्तोक से लेके एक चेन्नई तक का कॉरिडोर है प्रपोज्ड, उसकी जो स्पीड थी वो हमने थोड़ा कम कर दिया। अगर वो रूट होता तो जो रशिया से आता है उसको उधर से नहीं आना पड़ता, इधर से आ सकता था। तो उसमें हमें हमें स्पीड अप करना चाहिए। दूसरा, हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए। जितने ये चौक पॉइंट हैं 5 या 6 दुनिया में, चाइना हर चौक पॉइंट का अल्टरनेटिव निकाल रहा है। जैसे जो पनामा कैनाल है उसका वो अल्टरनेटिव निकाल रहा है, पेरू से लेके ब्राजील तक अलग से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से दूसरे जो हैं ये साउथ चाइना सी में जो चौक पॉइंट है उसका कॉरिडोर निकाल के थाईलैंड होते हुए अलग से आ रहा है। तो चाइना इस मामले में मेरे ख्याल से ज्यादा विजनरी है कि उन्होंने उन पे काम करना शुरू कर दिया कि कभी भी ये संकट आ सकता है, चौक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन भारत की उतनी फाइनेंशियल या
टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है जितनी चाइना की है, तो हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इस पे रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज से अलग तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे अरविंद जी ने भी कहा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए और इजराइल के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही एक प्रपोजल दे दिया कि एक हेक्सागोन हम अलायंस बना रहे हैं, उसमें इंडिया का भी नाम ले दिया और उसका वो टारगेट करेगा जो इस्लामिक एक्सिस हैं उनका। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नेतन्याहू ने कि ये जो शिया और सुन्नी एक्सिस हैं उनको काउंटर करने के लिए है। तो उससे क्या है कि इन जो देश हैं जिनसे हमारा बहुत कुछ स्टेक पे है उनमें एक सस्पिशन की स्थिति हो जाती है। वैसे हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम इक्वी डिस्टेंस के साथ करें, लेकिन समस्या वहाँ आती है। देखिए, अगर हम ये करते हैं कि बराबर का रिश्ता रखेंगे, डी हाइपेनेटेड पॉलिसी रखेंगे, लेकिन जब जिनके साथ हम डी हाइपेनेटेड पॉलिसी रखे हुए हैं उनमें अगर उन्हीं दोनों में टकराव हो गया तो हमें कहीं न कहीं पोजीशन लेनी पड़ती है और उस पोजीशन में हम अगर दोनों की तरफ। अच्छा करोड़ी साहब, एक चीज और समझाइएगा, क्योंकि शादी वाले घर में हम सबको खुश कर ले ऐसा हो नहीं सकता। क्या यहाँ पर हिंदुस्तान किसी न किसी मुल्क को नाराज कर रहा है? देखिए, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा कि नाराज कर रहा है, लेकिन हमारी जो बैलेंसिंग की पॉलिसी है वो उतनी सफल नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जीरो रिस्क पे काम करें और जब आप प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, तो आप जीरो रिस्क पे काम नहीं कर सकते, आपको मामूली रिस्क लेना पड़ता है। तो हम जीरो रिस्क की जो पॉलिसी पे को अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके अपने लिमिटेशंस हैं। अगर हम हमारी एस्पिरेशन छोड़ दें कि हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडरशिप देना चाहते हैं, तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये एस्पिरेशन रखते हैं तो हमें कहीं न कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करने में प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी तक की हमारी पॉलिसी है कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें एक सामान्य स्टेटमेंट दे देते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होना चाहिए, लेकिन अगर हम एस्पिरेशनल पावर हैं तो हमें प्रोएक्टिव भी होना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जो हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कर पा रहे हैं और इजराइल और ईरान वाले में भी नहीं कर पा रहे हैं। और भारत ने, देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया उसका एक यूएन प्रिंसिपल्स के तहत तो हम ये कह सकते थे कि किसी सोवरेन राष्ट्र में के मामले में उनकी में इंटरफेरेंस दूसरे देश को नहीं करना चाहिए। एक जनरल जो सैद्धांतिक पोजीशन है वो हम ले सकते थे, लेकिन वो नहीं लिया। अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया, जो अपने गल्फ काउंसिल वाले कंट्री लेके गए, भारत को स्पॉन्सर था, लेकिन उसमें अमेरिका और इजराइल का रेफरेंस नहीं है। तो अमेरिका ने जिस तरह से यूएस स्पॉन्सर्ड ऑर्डर लागू करना चाहते हैं दुनिया में कि अमेरिका चाहे वही सत्ता में रहे, अमेरिका चाहे वैसी ही सरकार होना चाहिए, तो इस तरह का अमेरिका का एटीट्यूड है, उसको तो भारत को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका भी गलत करता है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ का अगर कोई देश उल्लंघन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्पज और प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो हमें चाहे वो कोई भी हो क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो भारत की स्टेटेड पॉलिसी है, आज से नहीं लंबे समय से है। ओवर तरुण। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में दखल जो है हिंदुस्तान को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं आपके पास ही आती हूँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में मान लीजिए कि हिंदुस्तान के किसी भी जहाज को खतरा होता है, तो इंडियन नेवी की तरफ से क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, प्लान अपनाया जा सकता है उस जहाज को वापस लाने के लिए? किस तरीके की प्लानिंग हो सकती है? रंग जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे खतरनाक और खौफनाक हमला किया, भारत ने तुरंत उसकी कड़ी निंदा की और एक स्ट्रॉन्ग बयान इशू किया। लेकिन इस ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में 3 बड़ी चीजें हुई। एक, खोमेनी की मौत, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी थे और शिया समुदाय के एक स्पिरिचुअल गुरु भी थे। दूसरा, ईरान के युद्धपोत IRS देना का सिंकिंग, जो कि भारत आई थी एक नौसैनिक अभ्यास के लिए। और तीसरा, ईरान में के एक स्कूल पे हमला जिसमें 170 लड़कियां मारी गई। ये जब तीनों चीजें हुई
तो भारत की तरफ से बयान बहुत लेट आया। अंतरराष्ट्रीय समीकरण में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की, एक स्ट्रॉन्ग बयान उसी वक्त इशू किया जो हमारा ये डिले इन 3 वारदातों में हुआ, इसे जो ईरान की सरकार है वो एक दूसरे सेंस में उसको ले रही। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहां पे रूस और चीन को पूरी आजादी है अपने कमर्शियल शिप्स मूव करने की, हमें दिक्कत हो रही है। अगर हमने ये 3 चीजें जो कि इस युद्ध की मैं कहूंगा मेन पॉइंट्स हैं, जो कि सबसे खतरनाक वाले हमले हैं, इस पे अगर हमने तुरंत बयान दिया होता तो हमारा जो बैलेंसिंग एक्ट था वो और स्ट्रांग होता। और मैं बिल्कुल इस बात से, डॉक्टर किरोड़ीमल की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बैलेंसिंग एक्ट बहुत टफ होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसे दूसरा पक्ष बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया इजराइल पे हमास का हमला और ये 3 जो बड़ी वारदातें हुई हैं इस युद्ध की। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि भारतीय नौसेना क्या रोल प्ले कर सकती है। देखिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी कमर्शियल शिपिंग को एस्कॉर्ट ड्यूटीज नहीं कर सकती, उनको सुरक्षा नहीं दे सकती है, जबकि अमेरिका की दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नौसेना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी वहां पे पूरी सिक्योरिटी देना। हम सिक्योरिटी कवर तब दे पाएंगे जब ईरान से हमें अश्योरेंस होगा लिखित में कि हम भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत पे हमला नहीं करेंगे, भारतीय नौसेना का जो भी युद्धपोत कोई भी कमर्शियल शिप को एस्कॉर्ट करेगा उस पर हमला नहीं करेंगे। जब तक ये हमें रिटर्न गारंटी नहीं मिलती है, अगर हम इसे अटेम्प्ट अच्छा जे साहब, क्या लगता है अब तक के इतिहास को देखते हुए और ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती को देखते हुए ईरान ये श्योरिटी दे सकता है? देखिए, अब तक तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया जो 3 इस युद्ध के मेन हमले थे, खोमेनी की मौत, IRIS देना का सिंकिंग और ईरान के स्कूल में जिसमें 170 लड़कियां मारी गई, तो हमारी जो प्रतिक्रिया इन तीनों चीजों पे थोड़ी लेट आई। तो ईरान की तरफ से अब वो गर्मजोशी नहीं है रिश्तों में जो कुछ साल पहले थी। तो डेफिनेटली ईरान से ये अश्योरेंस आना इस वक्त मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, वक्त की बात है। जो वर्ड है इम्पॉसिबल, उसमें भी एक शब्द होता है आई एम पॉसिबल। तो इस वक्त तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम अपना स्टैंड और मजबूत करेंगे, हम बिल्कुल उस चीज के साथ खड़े होंगे जिसके जो कि मानवता के वैल्यूज होते हैं, इंटरनेशनल पीस और उसके वैल्यूज होते हैं, तो डेफिनेटली चेंज आ सकता है। लेकिन इस वक्त ईरान का हमें यह आश्वासन देना मेरे को मुश्किल लगता है। ठीक है, बनी रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आए, सभी बड़े ईरानी नेताओं को मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान की वायुसेना को कमजोर किया गया है, ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया गया है, मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया मुस्तफा खामनेई शायद अभी घायल भी है, ईरान में आतंकी शासन को खत्म करेंगे, अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है और बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। अब मेहमान सारे लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊँगी, किस तरीके से देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? एक तरफ तो वो कहते हैं कि युद्ध बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अभी ये जंग खत्म नहीं होगा, हमारे पास हथियार बहुत है, हम ईरान से लड़ने के लिए तैयार हैं। तरन्नुम जी, अगर एक अमेरिकन एक्सपर्ट उन्हीं की नजर में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप निहायत झूठे, और उन्होंने एक और ज्यादा शब्द का इस्तेमाल किया था, वो है साइकोपैथ। और उन्होंने कहा कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी दुनिया को ये जानना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। और उन्होंने जो गाजा में जो कुछ किया है उसका भी जिक्र किया है। तो ये तमाम बातें तो वो निहायत झूठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उनसे मैं एकदम पूरी तरीके से सहमत। दूसरी चीज जो सोडी साहब ने कही है वो एकदम बिल्कुल ठीक कही है, जो हमारे बयान आने थे ग्लोबल साउथ का लीडर होने के कारण, और जो 3 घटनाएं थी जो वाकई काफी महत्वपूर्ण थी और भारत की प्रतिक्रिया आने वाली थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ। भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को इतना लिमिटेड कर लिया है कि अगर
ईरान भारत के जहाजों को निकलने नहीं भी देता है, तो ईरान को कोई बहुत ज्यादा भारत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो व्यापार हो या किसी भी तरीके, क्योंकि अमेरिका की बात मान मान के हमने ईरान से दशकों में एक लंबी दूरी बनाई है, तो ये चीज समझनी होगी। दूसरी बात ये जो किरोड़ी साहब ने कही थी, उसी को मैं एक एड ऑन करते हुए बताता हूँ कि देखिए, पश्चिम एशिया में हमारी नीतियां असफल रही है। पाकिस्तान और सऊदी की आपस में जो सिक्योरिटी या डिफेंस डील हो जाती है और भारत से सहमति भी नहीं, हालांकि वो एक अलग बात है कि वो कितनी इफेक्टिव है नहीं है, पर यह तो है कि वो डील हो गई है। लंबे समय में जो खासकर तुर्की है वो भी भारत के खिलाफ काम करता रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर ये नेहरूवियन ईरा होता, तो जो इजिप्ट के नासिर टीटो और नेहरू आपस में फोटो खिंचाते थे, और ये जो स्विस पे जो कंट्रोल करने के लिए इजिप्ट के इंडिया ने प्रोवोक किया था, और अगर ये सब होता तो आज जो डिफेंस डील पाकिस्तान के साथ हो रही है, जो चीजें पाकिस्तान को मिल रही है, वो मुझे लगता है कि वो सारी की सारी भारत को मिल रही होती, वो सारी की सारी हिंदुस्तान को मिल रही होती, अगर हम एक तरीके से ग्लोबल लीडर या उस तरीके का हम करते और एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। इजराइल से हमें जो फायदा मिल रहा है, इसमें एक ध्यान रखना होगा कि हमें उस टेक्नोलॉजी की कीमत देनी पड़ रही है, खासकर हम डिफेंस के मामले में उस पर डिपेंडेंट हैं, और एग्रीकल्चर और इरिगेशन के मामले में जो ईरान हमारी तकनीकी सहायता कर रहा है, उसकी हम कीमत चुका रहे हैं, बकायदा पैसा दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। बदले में पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, वहाँ वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से पैसा भी आ रहा है, एक बड़ी संख्या में रोजगार भी है, और भारत इन देशों की तकनीकी सहायता करके वहां विनिर्माण में अपनी दखल बढ़ा के चीन की तरह अपनी चीजों को एक्सपेंड कर सकता था। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां हो रही है कि भारत ये सब नहीं कर पा रहा है, और इसलिए चीन को काउंटर करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम। जहां जहां भारत फैला हुआ था, अफ्रीका की भी बात कर रहा हूँ, वेस्ट एशिया की भी बात कर रहा हूँ, वहां वहां चीन पैर पसार रहा है। पारंपरिक रूप से वहां भारत और खासकर जो इंडियन डायस्पोरा है, उसकी उपस्थिति मंगोलाइट चाइनीज से ज्यादा थी, जो वहां के जो लोग हैं उससे भारत की प्रेजेंस ज्यादा थी। पर उस एडवांटेज को भारत, जो हिस्टोरिकल एडवांटेज था, उसको भारत कैश नहीं कर पाया है, और उसका मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और इसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत भी रहा है। करोड़ी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। चीन